हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटीज़। इसमें आज जो हम करेंगे पंजाब का इतिहास और संस्कृति बुक के अंतर्गत जो है एससीपी का जो है चैप्टर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। इसके अंतर्गत हमारा जो आज चैप्टर आया है, सिकंदर के आक्रमण का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर एससीपी की होने वाला है। देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक एवं संस्कृति प्रभाव। सिकंदर के समय जो भारत में सामाजिक और संस्कृति प्रभाव पड़े उस पर हम एनालाइज कर रहे हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए सामाजिक और संस्कृति प्रभाव के अंतर्गत तो सिकंदर को अब तक के सबसे महान जनरलों में से एक माना जाता है, क्योंकि उसकी विचारधारा काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्षमता भी बहुत अच्छा था। थोड़े समय के भीतर वो एक बहुत ही विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम था। देखिए, 33 वर्ष तक उसने अपना जीवन यापन किया और 33 वर्ष की आयु तक उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम हुआ। इससे ये पता चलता है कि इसकी नीतियाँ बहुत काफ़ी उत्तम किस्म की थी। इसके अलावा उसने उन लोगों के प्रति एक मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण का पालन भी किया, क्योंकि देखा जाए तो भारत पे आक्रमण जरूर करता था, जो है राजाओं को जरूर हराता था, लेकिन उसका विचार उनका साम्राज्य को हथियाना नहीं था। उसका सिर्फ उद्देश्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना था। और भारत में वो आया सिर्फ ग्रीक जो है संस्कृति का विकास करने के लिए, लेकिन वो कर ना सका, क्योंकि देखा जाए तो उसने भारत में सिर्फ 19 माह ही व्यतीत किए थे और इतने कम अल्प अवधि में जो है भारत में अपनी संस्कृति का विकास करना उसके लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो युद्धों में ही व्यस्त रखता था, जिनमें उसने विजय प्राप्ति की। और कहते हैं इस प्रकार उसने यूनानी और एशियाई देशों के बीच एक संस्कृति पुल की स्थापना किया। एशिया देशों के बीच संस्कृति जो है पुल की स्थापना किया और एक सेनापति और एक राजनेता के गुणों के संयोजन के लिए उन्हें सिकंदर महान भी कहा जाता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा सिकंदर महान, कि सिकंदर बेशकली भारत पे इतना समय व्यतीत ना कर सका, लेकिन इसकी महानता को हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। कई ग्रीक इतिहासकार, विशेषकर मैगनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत के रूप में 302 से लेकर 298 BC तक रहा, काफ़ी समय महत्वपूर्ण था, ने भारत के बारे में अपने अनुभव लेखबंद भी किए और यह सभी लेख प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक होते हैं। मैगनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में दी गई जानकारी से भारतीय इतिहास के निर्माण में हमें बेहद मदद मिली है और काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, तो किसने की? मैगनीज ने की। किस समय काल में की? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी लेखक था, इतिहासकार था और कहाँ का रहने वाला था? ग्रीक का। तो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबरों में जरूर आता है, ठीक है। 1 नंबरों में होते हैं, 2 नंबर नहीं होता, क्योंकि आपका 9 मार्क्स के होते हैं, 9 क्वेश्चन तो 1 मार्क में ही रहते हैं। तो 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है और एससीपी में आपको पता ही है कि 45 मार्क का होता है, तो इसमें 1 मार्क्स भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आया है। मैगनीज ने कौन पुस्तक लिखी, तो इंडिका लिखी। किस देश के रहने वाला था? ग्रीक का था। और किस समय काल में, किस राजा के समय काल आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में आया था, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और इस पुस्तक में समय के भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और देखा जाए तो धार्मिक स्थिति काफ़ी उसने प्रकाश जो है मैगनीज ने डाला था। सिकंदर का सोचना था कि उस समय की ग्रीक सभ्यता काफ़ी विकसित थी एवं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। ये सिकंदर का सोच था। अंततः वो इसका फैलाव भारत में भी करना चाहता था, भारत के लोगों को भी अपनी संस्कृति बताना चाहता था और इसलिए यह संभव है कि ग्रीक संस्कृति और राजनीतिक योजनाएं
भारतीय सभ्यता को सुधारने में मददगार रही। तो वो सिर्फ भारत में भलाई के उद्देश्य से आया था, उसका उद्देश्य भारत पर कब्जा करना नहीं था। इसलिए इसको महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। आगे हमारे समक्ष आएगा यूरोप से सीधा संपर्क। चलिए देखते हैं यूरोप से उसका संबंध किस प्रकार का था। हमारे समक्ष जो आया है यूरोप से सीधा संपर्क। देखिए, सिकंदर के आक्रमण से भारत का यूरोपीय दुनिया से सीधा संपर्क हो सका, क्योंकि सिकंदर के कारण ही दुनिया में यूरोपीय देश है उसका जो है संपर्क हुआ। और सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत तक पहुंचने के 4 रास्ते हो गए, जिनमें 3 रास्ते थल मार्ग थे और एक रास्ता जल मार्ग का था। और इससे पूर्व और पश्चिम की दूरी भी कम हुई और दोनों देशों के लोगों के बीच निकटता बढ़ती चली गई। बेशक 19 माह बहुत कम समय काल था, लेकिन इस समय काल में सिकंदर ने बहुत कुछ करने की कोशिश किया। स्वतंत्रता पूर्वक जो है इधर से उधर जाना संभव हुआ। यानी देखा जाए तो सब सिकंदर की ही कोशिशों का परिणाम था कि लोग यहाँ से वहाँ जाने में सरलता महसूस की। मलपा, दरार, काबुल घाटी एवं समुद्री रास्तों को, जो कि मकरन मिक्स के समुद्री किनारों से घूमकर जाता था, ये सभी नए रास्ते बन गए और नए मार्गों ने दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध को काफ़ी बढ़ावा दिया। और ग्रीक व्यापारी और शिल्पकार भारत के साथ व्यापार करने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते थे। तो ये सब जो यूरोप के से सीधा संपर्क जो है सिकंदर के कारण ही हुआ, जिसे व्यापार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ और इसके लिए उन्होंने दरारों का उपयोग किया। आगे हमारे समक्ष है भारत के बारे में जानकारी का प्रसार, यानी भारत में जानकारी का प्रसार। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहते हैं आक्रमण के बाद यूनानियों को स्पष्ट रूप से भारत के बारे में पता चला। उनके साहित्यकारों ने अपने कार्यों में भारत और भारतीयों के बारे में लिखना शुरू किया। इससे पहले लिखने की कोई प्रावधान भारत में नहीं थी। ये कई देशों में प्रदर्शन किए गए और अध्ययन भी किए गए और विदेश रूप में यूरोप में भी। और भारत और इसके लोगों के बारे में जानने के लिए यूरोपी काफ़ी इच्छुक थे और वास्तव में इन ग्रीक खातों में पश्चिमी दुनिया को भारत और भारतीय से परिचित भी करवाया। तो कहते हैं भारत के बारे में जानकारी का प्रसार हुआ। भारत हर एक देश में लोग जानने लगे कि भारत एक देश भी है जहाँ पर इस प्रकार की संस्कृति है। हालांकि ग्रीक लोग सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत के संबंध में जो है कुछ जानकारी जरूर रखते थे। सिकंदर के आक्रमण से पहले ग्रीक लोग को थोड़ी मोड़ी जानकारी भारत के बारे में जरूर थी, पर यह जानकारी शायद यात्रियों के शानदार किस्सों की प्राकृतिक ही थी, किस्सों में सुनाई जाती थी। अब पहली बार ग्रीक और भारत के बीच नज़दीकी का संपर्क हुआ। यकीनी ग्रीक लोगों ने भारत में जो देखा उससे काफ़ी वो लोग प्रभावित हुए और उनको बहुत कुछ भारत से सीखने को मिला। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ग्रीक राज्यों की स्थापना व प्रभाव। ग्रीक राज्यों की जो स्थापना कैसे हुआ और इसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिला। सिकंदर अपने पिछले उत्तर पश्चिमी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य छोड़ गया था। सिकंदर अपने पीछे उत्तर पश्चिम भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य छोड़ गया था, जिसके कारण बाद में भारत ग्रीक संबंध में प्रगाढ़ता आई और साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक संबंधों में प्रगाढ़ता काफ़ी देखने को मिला। हालांकि सिकंदर का भारत में स्थापित साम्राज्य अस्थायी नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ 19 माह की अवधि तक ही वो भारत में टाइम स्पेंड कर सका। उसके बाद 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। पर इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रीक राज्य में भारत का ग्रीक दोनों देशों को कई प्रकार से प्रभावित किया। यानी इस बात से इनकार करना संभव नहीं है कि ग्रीक ने भारत पे जो है अपना प्रभाव जरूर छोड़ा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण काबुल में, अलेक्जेंड्रिया, सिंध और जेलम पर बसोफला शहर थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और इन क्षेत्रों के बाद में मौर्य का कब्जा हुआ, यानी मौर्य भी इस देश के कब्जा करने में फिरात में था। बेशकली मौर्य अपने कुछ ही राज्यों से संतुष्ट था, भारत के कुछ ही राज्यों का जो है उत्तराधिकारी था, लेकिन ये भी जो है भारत को हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव का दबदबा बढ़ाना चाहता था। लेकिन यूनानियों ने इस क्षेत्रों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। जो सिकंदर कार्य करके चला गया, यूनानियों ने इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा और वहाँ रहना जारी रखा और भारतीयों को प्रभावित करना भी जारी रखा। उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर के सेनापतियों जैसे सेल्यूकस ने उत्तर पश्चिमी भारत पर कुछ छोटे राज्यों की स्थापना भी की और ये भारत और ग्रीक के बीच व्यापार के केंद्र भी थे। बेशकली कहते हैं सिकंदर की मृत्यु हो गई, लेकिन जो प्रभाव वो छोड़ना चाहा वो भारत पर बरकरार रहा। उसके सेनापतियों ने भारत में कई क्षेत्रों में जो है अपना विजय हासिल कर चुका था, लेकिन सिकंदर के जैसा मित्रतापूर्ण संबंध उसने स्थापित नहीं किया। उसने राज्य को जो है उसके सेनापतियों ने छीन लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे हमारे समक्ष आया है वैदिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण के साथ देश में नए विचारों एवं योजनाओं का विकास देखा गया। यानी जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो नए विचार और योजनाओं का भी विकास देखा गया। यूनानी साहसी लोग थे, उनमें नए क्षेत्रों या प्रांतों के बारे में लेखे रखने की प्रवृत्ति थी और सिकंदर से पहले भी कुछ ग्रीक विद्वानों ने अपने यात्रा खातों में भारत के बारे में लिखा था। यानी सिकंदर से पहले बहुत से ग्रीक विद्वान भारत में आए और भारत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। सिकंदर अपने साथ कई यूनानी विद्वानों को भी लाया था जिन्होंने भारत पर अपना प्रभाव दर्ज किया और दो सबसे प्रसिद्ध विद्वान एडमिरल्स निकार्कस और ओनोसेंट्रेस्टस थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दो विद्वान जो यूनानी थे। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक विद्वान थे एडमिरल निकार्कस, दूसरा थे ओनोसिलिटस। उनके खातों में हमें पता चलता है कि उत्तर पश्चिमी भारत की संस्कृति गांव घाटी और संस्कृति से भिन्न था। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि इनके लिखे हुए वृत्तांतों से हमें ये पता चलता है कि उत्तर पश्चिम भारत की संस्कृति गंगा घाटी की संस्कृति से भिन्न था और हमें ऐसे जो वृत्तांतों से उत्तर पश्चिमी भारत के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में भी जो है जानकारी मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आगे जो हमारे समक्ष आया है इतिहास और भूगोल का अध्ययन। देखिए कहते हैं दुनिया में इतिहास का अध्ययन करने वाले पहले यूनानी ही थे। दुनिया में इतिहास का अध्ययन करने वाले यूनानी थे प्रथम। सिकंदर के साथ आए इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर के अभियान की भी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीख दी। सिकंदर के साथ आए इतिहासकार ने अलेक्जेंडर के अभियान के सभी घटनाओं की जो जानकारी दी और ये भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए निश्चित और सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने उत्तर भारत के भौगोलिक स्थिति का मूल्यांकन लेखा भी लिखा और स्वयं सिकंदर के भौगोलिक जिज्ञासा का विशेष उत्साह भी था। इससे पहले कुछ यूनानी विद्वानों का मानना था कि कैरिस्पियन सागर भारत तक फैला हुआ है। अब देखिए इससे पहले कुछ यूनानी विद्वान ने बात को रखा था कि कैस्पियन सागर जो है भारत तक फैला है, जबकि अन्य ने इसको इनकार किया था। और इस प्रकार सिकंदर के आक्रमण से ग्रीक और भारतीय विद्वानों के भौगोलिक ज्ञान का जो है संवर्धन भी हुआ। यानी भौगोलिक ज्ञान का जो है ज्ञात भी हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास की क्रमबद्धता। सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय इतिहास के स्रोतों में बहुत इजाफा किया और सिकंदर के हमले से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की क्रमबद्धता निश्चित करने में मदद मिलती है। यानी देखिए क्रमबद्धता का मतलब होता है हम इतिहास को सीरीज वाइज रख सकें कि पहले कौन राजा
राज किया, उसके बाद कौन किया। तो ये पद्धति भारतीयों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास की जो है क्रमबद्धता कर सके। ग्रीक लेखकों को जो है भारतीय व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के संबंध में वृत्तांत काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जो वृत्तांत सुनाई गई ग्रीक लेखकों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धर्म पे प्रभाव। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू धर्म भी ग्रीक सभ्यता से प्रभावित हुआ। यानी कुछ इतिहासकार के बात मान रहे हैं कि हिंदू धर्म भी जो है ग्रीक सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हुए, पर इनमें कुछ संदेश भी है। दूसरी ओर ग्रीक धर्म का भारत पर किसी तरह प्रभाव नहीं पड़ा। देखा जाए तो ग्रीक धर्म का भारतीय कि किसी भी प्रभाव नहीं पड़ा। हिंदू धर्म ज्यों का त्यों ही बना रहा और भारत की अहिंसा एवं तपश्चर्या का जो है ग्रीक दर्शन पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यानी देखा जाए तो ग्रीक का भारत पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन भारत का प्रभाव ग्रीक पे जरूर पड़ गया। यानी यहाँ पर सिकंदर जो चाहता था वो हुआ नहीं, और जो नहीं चाहता था वो प्रभाव देखने को मिला। और बहुत से ग्रीक लोगों ने हिंदू नाम तथा हिंदू धर्म को भी अपना लिया, लेकिन हिंदू लोग जो ये भारत के लोग थे वो ग्रीक लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं किए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गंधार कला का विकास। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंधार कला का विकास कहते हैं गंधार कला का विकास भारत पर सिकंदर के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। गंधार कला पर हमारे देश में अति आकर्षक एवं संपन्न ग्रीक कला का विकास हुआ। कुषाण शासकों ने इसे आगे और बढ़ा दिया और कुषाण राजा के राजा कनिष्क ने बुद्ध एवं अन्य वैद्यत्व की मूर्ति बनवाने के लिए ग्रीक इलेक्ट्रियंस मूर्तिकारों को आमंत्रण भी किया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर गंधार कला पर जो है विकास काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि राजा कनिष्क ने हर संभव जो है इन मूर्ति कलाओं को आगे बढ़ाने में जो है ग्रीक वेकेटिशन को जो है बुलाया और आमंत्रण भी दिया। भारतीय लोगों ने ग्रीक से मूर्ति कला एवं भवन निर्माण कला की जानकारी प्राप्त की और कनिष्क के शासनकाल के दौरान बनाई गई इमारतों और जो है मूर्तियों पर ग्रीक प्रभाव जो है स्पष्ट तौर पे हमें देखा जा सकता है। यानी कनिष्क के शासनकाल में ग्रीक के जो मूर्ति कला बनाने की जो पद्धति थी, इमारत बनाने की पद्धति है, वो सारे चीज़ जो है हमें देखने को मिला। और गंधार कला की चित्र एवं मूर्ति कला के क्षेत्रों में ग्रीक और भारतीय कलाओं के मेल से पैदा हुए गंधार कला को जो है ग्रीक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी देखा जाए तो गंधार कला पर जो है ग्रीक प्रभाव पूरी तरह से जो है प्रभाव पड़ा और इसको जो है देखा भी गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है सिक्कों की ढलाई का कला। देखिए ये कला आपको पता है कि हमने यूनान से ही सीखा है, ग्रीक से ही सीखा है, और ये कला काफ़ी उत्तम कोटि की थी। सिक्कों की ढलाई की कला, सिक्कों की ढलाई की कला भी भारतीयों ने ग्रीक लोगों से ही सीखा। और इस रास्ते से स्पष्ट होता है कि सिकंदर के भारत पर सीधे प्रभाव एकमात्र चीन यूनानी नकल के तौर पर किए गए सिक्के हैं। यानी देखा जाए तो यूनानी जो थे उनके सिक्कों का जो नकल भारतीयों ने किया, और इसका प्रभाव हमें सिक्कों पर साफ तौर पे देखने को मिलता है। नमक प्रदेश राजा श्रुभूति यानी सोफिस्टेक्स, जिसे सिकंदर ने भारत आक्रमण की शुरुआत में हराया था। ठीक है, सिकंदर ने भारत आक्रमण के शुरुआत में इसको हरा दिया था, और ये एक ग्रीक मॉडल के सिक्कों का नकल तैयार भी की थी। इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा पेश किए गए सिक्के से भारतीय मुद्रा प्रणाली में नव विचारों की जो है सूत्रपात हुई। यानी देखा जाए तो सिकंदर की जो भारत पे आक्रमण था इसका प्रभाव सिक्कों पर साफ तौर पे देखी जा सकती है। और कहते हैं
इंडो ग्रीक राजाओं द्वारा पेश किए गए नए सिक्के भारतीय मुद्रा प्रणाली में नव विचारों का जो है सूत्रपात हो गया, जैसे कि सांचों से सिक्का ढालना, चिन्हों व लेखों का उपयोग करना, शासकों के लिए चित्र बनाना और मोनोग्राम और देवताओं के प्रतिनिधित्व बनाना। तो ये सारे सिक्के पर जो है बखूबी देखने को मिलता है, जो जरूरी भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ज्योतिष शास्त्र एवं चिकित्सा विज्ञान। कहते हैं इस तरह ज्योतिष शास्त्र पर भी ग्रीक सभ्यता का काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिला और चिकित्सा विज्ञान में भी भारतीय ने ग्रीक लोगों से काफ़ी कुछ सीखा और ग्रीक लोगों ने भी भारत से बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ पर देखा जाए ज्योतिष शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में दो देश एक दूसरे से जो है विचारों का आदान प्रदान किया गया। अब है अगला पॉइंट, साहित्यों पर प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण से भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ विकास जरूर हुआ और भारतीय साहित्य ने ग्रीक कविता, नाटक और गद्य के विशेष विस्तार उधार भी ली। यानी देखा जाए तो ग्रीक ने कविता, नाटक और गद्य की विशेषताएं जो है भारतीयों से उधार में लिया। तो कहते हैं किसी चीज़ का एक देश पे एक प्रभाव नहीं पड़ता है, हर देश पे प्रभाव पड़ता है, हर की अपनी एक विचारधारा होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थी आपके समक्ष प्रस्तुत, जो कि सामाजिक व संस्कृति प्रभाव के अंतर्गत था। आगे हमारे समक्ष आएगा राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा सिकंदर के समय आक्रमण के अंतर्गत। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। हर एक वीडियो को अच्छे से समझो, देखो, विचार करो, तभी जो है आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकेगा। बीच में अगर गैप करते हो, नहीं देखते हो, छोड़ते हो, तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी अधूरी जानकारी रह जाएगी और अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा और दिल से आप तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करने के विचार रखते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंचेगा और वो भी ये लाभान्वित हो सकेंगे। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है, अगर समझ में आता है तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने बारे में सेव कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन वीडियो कब आ रहा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में अवश्य सेव कीजिए।